1 अक्टूबर 2025 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने 100 वर्ष के कार्यकाल में प्रवेश कर गया है। मतलब कि 1 अक्टूबर 2026 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने 100 इयर्स पूरे करेगा। हम लोग ये वर्ष शताब्दी समारोह के रूप में मना रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है किसी भी राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के नागरिकों के लिए कि उनके देश में एक ऐसी संस्था है जिसने अपने 100 वर्ष के कार्यकाल में एक ट्रस्ट, एक ट्रांसपेरेंसी, एक इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है। चूंकि हम सब लोग कॉम्पिटिटर रहे, हमने एग्जाम्स दिए, हमने इसको फेस किया, आप लोग भी इन एग्जाम्स को देंगे। तो ये बात एक तय है बिल्कुल कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत ही पवित्र मंदिर जैसी एक संस्था है। हमारी आस्था है उसके ऊपर। हमारे दिमाग में कभी भी ख्याल नहीं आता कि वहां कुछ गड़बड़ी की कोई आशंका है। ये जो भरोसा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे है, ये भरोसा 100 वर्षों के कार्यकाल में धीरे धीरे कर करके बड़ा हुआ है। मैं अगर इसके इतिहास में जाऊं, सिविल सर्विसेज के इतिहास में जाऊं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी तो उसको अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कुछ सिविल सर्वेंट्स की जरूरत होती थी। और वो इन सिविल सर्वेंट्स को इंग्लैंड में अपॉइंट करते थे और अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, वो जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर लेते थे और उसको वहां पे ट्रेन करते थे। हेलेबरी कॉलेज ऑफ लंदन में ट्रेन करते थे और ट्रेन करने के बाद उसको भेज देते थे इंडिया के अंदर, और वो भारत में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व करते थे। समय बीतता चला गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि चूंकि भारत में अगर आपको राज करना है, भारत में अगर आपको लंबे समय तक रहना है, तो आपको वहां और एफिशिएंट सिविल सर्विसेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सिविल सर्वेंट्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए, इसी बात को आगे ले जाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सिलेक्ट कमेटी गठन की। उस सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन हुए लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने 1854 में अपनी रिकमेंडेशन दी और उन्होंने बहुत स्पष्ट, बहुत साफ तौर पे कहा कि इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश अ एफिशिएंट सिविल सर्विसेज इन इंडिया, यू शुड इमीडिएटली स्टॉप द पैट्रोनेज सिस्टम। आपको बंद करना होगा कि आप जिसको चाहे उसको रिक्रूट कर लें। देयर शुड बी अ रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द मेरिट्स, मेरिट पर बेस्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए। और उनकी इस रिकमेंडेशन को मानते हुए 1854 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लंदन में सिविल सर्विसेज कमीशन की स्थापना की। और उसके बाद से 1855 से ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने लगा। लेकिन उस एग्जाम का जो सिलेबस होता था, जैसे आज आपका सिलेबस है और उस वक्त जो सिलेबस था, वो सिलेबस इस प्रकार से डिजाइन किया जाता था कि उसमें कोई भी भारतीय क्वालिफाई ना कर पाए, कोई भारतीय उसको कॉम्पीट ना कर पाए। यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन लैंग्वेज, वहीं की सारी लिंग्विस्टिक्स, उसको ऐसा डिजाइन किया जाता था। मैक्सिमम एज 23 साल थी और मिनिमम एज 18 वर्ष थी। 1855 में एग्जाम शुरू हुआ और मेरिट बेस्ड सिविल सर्वेंट अपॉइंट होने लगे। और धीरे धीरे करके 1864 में, यह भी हमारे लिए गौरव की बात है कि 1864 में वही टफ एग्जाम, वही सिलेबस, उसको बीट किया सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया। और उसके बाद लगभग 50 वर्षों तक, 50 वर्षों के प्रयत्नों के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो मार्च 1919 में जब मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, उस रिफॉर्म में यह बात की गई कि हाँ, एक ऐसी संस्था भारत में होनी चाहिए। ये एग्जाम जो लंदन में होता है, एग्जाम भारत में भी होना चाहिए, ताकि यहां के लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो पाए। रिकमेंडेशन तो 1919 में आ गई, बट अगेन उसमें भी बहुत समय लग रहा था। फिर ये बात रॉयल कमीशन के सामने रखी गई, ली कमीशन बनाया गया।
रॉयल कमीशन को हम ली कमीशन के नाम से जानते हैं, और ली कमीशन ने बहुत साफ तौर से कहा कि किसी भी देश में, अगर कोई लोकतांत्रिक देश में किसी इंस्टीट्यूशन को आपको एफिशिएंट सिविल सर्विसेज देनी है तो जरूरी है कि हम उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखें, पॉलिटिकल और पर्सनल इंटरफेरेंस से उसे दूर रखें, तब जाकर के एक एफिशिएंट सिविल सर्वेंट हमको मिलेगा। और वो एफिशिएंट सिविल सर्वेंट स्टेबल होना चाहिए, उसकी जॉब स्टेबल होनी चाहिए, तब जाकर वो इम्पार्शियल रूप में काम करेगा। सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन इन 1924 भारत में 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। वही वहां से लेकर 1 अक्टूबर 1926 से लेकर के 1 अक्टूबर 2025 को हमने 99 वर्ष पूरे किए और अब हम 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस पूरे 100 साल की जर्नी में आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी ट्रस्टनेस, अपनी ट्रस्टवर्दीनेस, अपनी फेयरनेस, अपनी इंटीग्रिटी को बना के रखा है। एक बहुत बड़ी व्यवस्था चलाता है यूपीएससी, इतनी बड़ी व्यवस्था चलाता है कि 10 से 12 लाख लोग, आप सब लोग उसमें बैठते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हैं। देश में लगभग 2,500 सेंटर्स पे इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। 2,500 सेंटर पे सोचिए कि एक साथ कॉपियों को खुलना, कैसे वो कॉपियां पहुंचती हैं, कैसे वो हमारी सीट पहुंचती हैं। उसके बाद जब मेंस की परीक्षा होती है तो 48 विषयों में से कोई एक विषय चूज करना है आपको। अब अलग अलग विषयों के अलग अलग पेपर्स का अलग अलग स्टेशन पे पहुंचना, कॉलेजों में पहुंचना, वहां उसका एग्जाम कंडक्ट कराना। उसके बाद अगर कोई डिसेबल्ड बच्चे, उनकी अलग व्यवस्था करना, उसके उस सारी कॉपियों को कलेक्ट करके एक टाइम फ्रेम के अंदर उसका इवेल्युएशन करना और रिजल्ट को समय से घोषित करना, ये अपने आप में एक रिमार्केबल जॉब है। और ये ऐसे ही नहीं हो सकता है, ये इसके पीछे बहुत ऐसे चेहरे जो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं उन सभी सीनियर एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स जो पेपर सेटर हैं, जो पेपर को इवेल्युएट करते हैं, जिनका चेहरा कोई नहीं जानता, जिनको कोई नहीं जानता, उन सबको मैं नमन करता हूं। उन सारे लोगों को भी आज नमन करता हूं जो यूपीएससी के इस पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं। हम लोग कॉम्पिटिटर रहे, आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, आज हम अपनी संस्था चलाते हैं, सेंटर्स चलाते हैं, हमारी आजीविका यूपीएससी से चलती है, हम हमारा परिवार पलते हैं इससे। हमारी आस्था आपके प्रति अटूट आस्था है। यही पब्लिक सर्विस कमीशन जब 1926 में एस्टेब्लिश हुआ तो फर्दर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई, चूंकि उस वक्त संघ था। और यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिकमेंडेशन पे 1937 से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर दी गई। और जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो इसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया। बहुत ही आस्था का विषय है। जो भी लोग यूपीएससी से जुड़े हैं, जो छात्र जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, जितने सिविल सर्वेंट काम कर रहे हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इसकी इंटीग्रिटी को बचा के रखा है। और आप लोग ना होते तो आज ये संस्था इस ऊंचाई पर ना पहुंच पाती। धन्यवाद।